यार यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो होपफुली अभी आप मुझे देख पा रहे होंगे। एक बार बताओ, क्वेश्चंस करेंगे कुछ 25 और अच्छे क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस लेंदी हैं या कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लेंदी हैं। तो कल भी आप लोगों ने कमेंट किया था कि थोड़ा सा टाइम दिया जाना चाहिए पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा स्लो रखेंगे आज ताकि आपको पढ़ने का समय मिल सके। आज कंपैरेटिवली हल्की सी क्लास आपकी लेट है, बट डेली सेशन आपका मंडे टू फ्राइडे चलना चाहिए। सैटरडे संडे हम रखेंगे छुट्टी और कुछ बुक्स वगैरह पे भी काम करना है अब। बहुत बढ़िया। अगर आप सिर्फ ये सीरीज कर लेते हैं तो मुझे लगता है पेडागोजी आपकी अच्छी होनी अपने आप शुरू हो जाएगी, है ना, ऑटोमेटिकली। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। बहुत बढ़िया, आ जाओ एक बार। ये पीडीएफ आपको डेली मिल ही रही है और इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं आप एकदम फ्री। कुछ बैचेस चल रहे हैं करियर विल ऐप पे, D2SB से लेकर के KVS रीट, और 4 बैचेस में एडमिशन ओपन है, आई थिंक सीटेट। ठीक, तो वो आप चेक कर लीजिएगा जो लोग भी प्रॉपर कंप्लीट बैच लेके पढ़ने में घर बैठ के ऑनलाइन इंटरेस्टेड हों। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे दिमाग से निकल गई अभी के लिए। पेडागोजी नोट्स वाली बुक अगर किसी को लेनी है तो वो अमेजोन या अपने आसपास से जाकर के ले सकते हो। CDP नोट्स, क्लास नोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं। फटाफट से आते हैं, शुरुआत करते हैं। पोल में आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा एक बार। इस तरह के क्वेश्चंस खूब ट्रेंड में हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार। यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू, यानी जो छोटे बच्चे हैं वो ज्ञान की संरचना, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू, ज्ञान की संरचना कैसे करते हैं और अर्थ निर्माण कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन है एक्टिव एक्सप्लोरेशन, यानी सक्रिय अन्वेषण द्वारा, प्ले यानी खेलकूद के द्वारा, एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग, यानी एक्टिविटी करके, मटेरियल्स का यूज करके, एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन आपका इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अडल्ट्स, जो उनके समकक्षी हैं, जो सहपाठी हैं, जो उनकी एज के लोग हैं, जिनके साथ वो खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, या जो उनसे बड़े लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके। भाई कुछ बातें आप अपने पीयर्स में करते हैं, कुछ सलाह या कुछ चीजें आप अपने अडल्ट से भी बात करके, इंटरेक्ट करके सीखते हैं। बात तो ठीक लग रही है। चारों में बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो भले की बात है। आप लोग 79% लोग आंसर दे भी रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। समझते हैं। पूछा है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं और मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होती है। मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण, जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ हो। तो चारों ही ऑप्शन जीवन से जुड़े हुए हैं। एक तो वो एक्टिविटी करके सक्रिय अन्वेषण, भाई बच्चे के हाथ में पेन भी आएगा तो उसको खोल के, तोड़ के, फोड़ के पूरा वो उसके अंदर की रिसर्च R&D कर लेता है। अगर हम बात करते हैं प्ले, खेलने में भी वो सीखते हैं। एक्टिव एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी भी मटेरियल पे और इंटरेक्ट करेंगे पीयर्स के साथ। सभी में बच्चा एक्टिव है, दैट मींस मीनिंगफुल लर्निंग हो रही है। लाइफ से जुड़ जाएंगी चीजें जैसे ही बच्चा एक्टिवली सीखेगा। ठीक है, तो अर्थपूर्ण अधिगम की हम बात करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, बात क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका सेकंड, पढ़िएगा, समय लीजिएगा पढ़ने के लिए क्योंकि थोड़े से लेंदी हैं। अगर आप पढ़ने की प्रैक्टिस रोज करेंगे, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स अभी ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, तो जरूरी है कि आप देख करके पढ़ पाएं स्क्रीन पे, है ना। जितनी स्पीड उतनी ही अच्छी होगी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे डेली डेली। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत सही है। नहीं, अगर एक बैच में एनरोल हो तो पहले उसको कंप्लीट कर लो। और बताओ, कि एनवीएस बैच भी लेते हो क्या? अभी तो नहीं, एनवीएस आएगा तो बिल्कुल देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है टू हेल्प चिल्ड्रन मेमोराइज द फोन नंबर्स, यानी आप बच्चों को मदद कर रहे हैं क्या मेमोराइज करने के लिए, क्या याद करने के लिए? फोन नंबर्स को याद करने के लिए, है ना। अ टीचर सजेस्टेड स्टूडेंट्स टू डिवाइड 10 डिजिट्स ऑफ फोन नंबर। टीचर ने सजेस्ट किया कि भाई फोन नंबर क्या होता है, 10 डिजिट का होगा, है ना। 10 डिजिट्स का फोन नंबर है मान लीजिए। ठीक, टीचर ने कहा कि 3 और 4 के टुकड़ों में विभाजित कर लो। जैसे ये 9599 4 डिजिट हो गई, ठीक है। 161025 या 161025, मतलब चंकिंग कहते हैं इसको। याद करने के लिए आसान तरीका क्या है? चंकिंग कहलाता है कि आपने टुकड़ों में विभाजित कर लिया किसी चीज को, तो चंकिंग से क्या हो जाता है, इजीली आप यूनिट्स में, स्मॉलर यूनिट्स में याद रख पाते हो। ये स्ट्रेटेजी होती है याद करने की, मेमोराइजेशन की। तो एनकोडिंग तो कुछ और बना करके जब दिमाग में आप फीड कर रहे हो, एसिमुलेट होता है एज इट इज, आपने ऐड कर लिया। अडेप्टेशन है कुछ चेंज किया। यहाँ पे सिंपल चंकिंग मैकेनिज्म होता है, ये खंडीकरण कहेंगे,
ए ऑप्शन 73% लोग आंसर दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज्ड मोस्ट इन स्कूल्स, यानी लर्निंग की किस फॉर्म पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए स्कूल्स में, बताइएगा एक बार। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर, किस फॉर्म ऑफ लर्निंग पर सबसे ज्यादा जोर दें, किस तरह से सिखाएं, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। देखिए एक बार जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन है एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग्स, यानी कि आप एक्वायर करें डिफरेंट स्किल्स और नॉलेज को, ज्ञान का और कौशलों का सृजन करें अपनी सराउंडिंग से इंटरेक्ट करके। बात तो समझ में आती है। रोट मेमोराइजिंग द कंटेंट, रटना तो कहीं भी कोई भी तरीका नहीं है जिसपे जोर दिया जाना चाहिए। एम्फेसिस का मतलब क्या है, बल देना चाहिए किस तरह से सीखने पे, जिसमें बच्चा एक्टिव हो उस तरह से सीखने पे, चाइल्ड सेंटर्ड माहौल होना चाहिए। पैसिव नहीं रखना है बच्चे को कभी भी, पैसिव इमिटेशन यानी वो निष्क्रिय होकर के बस इमिटेट करे। डी ऑप्शन है कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। देखो ये बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उद्दीपन अनुक्रिया है ना, बैल बजाई कुत्ते के मुंह से लार आई, बैल बजाई कुत्ते के मुंह से लार आई, ये क्या है, ये कंडीशनिंग है कि एक स्टिमुलस है और सामने से रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो हम कंडीशनिंग करके आदत डलवा रहे हैं। इसमें मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती, ये जस्ट कंडीशनिंग हो जाती है, हैबिट हो जाती है, और आप बिना दिमाग का यूज करे ऑटोमेटिकली सेम चीज करते रहते हैं, है ना। तो ए ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है जो एक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग कहेंगे, जिसको जहां बच्चा एक्टिव है कि बच्चा डिफरेंट स्किल्स और नॉलेज को बिल्ड करे, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके अपनी सराउंडिंग में, चाहे वो पेड़ पौधे हों, इंसान हों, चीजें हों, है ना। तो उससे क्या होगा, वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज को, क्या होगा, सक्रिय होगा। जहां बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा, दैट मीन्स उससे बेहतर लर्निंग कोई और नहीं है जहां वो सक्रिय होकर सीखेगा। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4, पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्पलीफाई अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार अगर आप बच्चों में रीडिंग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, यानी बच्चे पढ़ना सीखें सामाजिक संरचनावादी अप्रोच के अनुसार। सामाजिक संरचनावादी कौन है, वाइगॉस्की हैं, दैट मीन्स ग्रुप्स में सीखें, है ना। पढ़िएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझने में समस्या हो सकती है या थोड़ा लेंदी लग सकता है, कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट इजी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर देंगे इसको। अभी तो नहीं आया भाई कोई नोटिफिकेशन, देखो एक बार। पहला ऑप्शन है सलमा यूजेस फ्लैश कार्ड्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स देम विद कैंडी फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेज। सलमा एक टीचर हैं, फ्लैश कार्ड्स का यूज करती हैं, छोटे छोटे जो कार्ड्स होते हैं, है ना, जिसपे एक तरफ एप्पल लिखा है तो दूसरी तरफ एप्पल बना है। फ्लैश कार्ड्स आपने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में यूज किए होंगे जिन लोगों ने प्रॉपर की है। टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स देम विद कैंडी फॉर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स। अगर बच्चे को फ्लैश कार्ड यूज करने को कहा है और जब भी वो करेक्ट रिस्पॉन्स करेगा उसको कैंडी मिलेगी रिवॉर्ड में, दैट मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए ही फिर वो हमेशा काम करेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं कहेंगे, फिर भी देख लेते हैं। Paramiti has her students choose from a variety of books to read. Those students who read a particular book are made to discuss the book on a regular basis. यानी परामिति जो है विविध प्रकार की पुस्तकें देती हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, और जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा के लिए कहती हैं कि भाई डिस्कस करो। एक हर दिन आपको किताबें मिल रही हैं और जो किताब अच्छी लग रही है उस पर डिस्कशन होना चाहिए। दैट मीन्स बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। हमारा पर्पस क्या है, बच्चे को एक्टिव करके लर्निंग बाय डूइंग कराना। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, अरुंधति एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग कॉन्टेक्चुअल मटेरियल टू हेल्प डिटरमिन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। यानी अरुंधति क्या करती हैं, वो फोकस करती हैं कि बच्चों को कॉन्टेक्चुअल मटेरियल यानी संदर्भ से संबंधित, है ना, संदर्भ से संबंधित, अगर हम उनको फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे सके या वहां लेके जा सके जहां पे बच्चा कनेक्ट कर सके उस कॉन्टेक्स्ट में। बात तो सही है। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, रेखा हैज हर स्टूडेंट्स राइट ईच वर्ड दे मिस ऑन अ स्पेलिंग टेस्ट 5 टाइम्स टू हेल्प देम रिमेंबर द वर्ड। मतलब रेखा जो है अगर कोई बच्चा गलत लिख देता है तो उसको 5 बार रिपीट कराती है, तो ये तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतर, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन चुनने का साधन है। नेगेटिव अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट बेस्ट कौन है, हम सिंपली 2 ऑप्शंस को यहाँ पे निकाल सकते हैं, एक है सेकंड, दूसरा है थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड बेस्ट है यहाँ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग 56% लोग ही आंसर दे पा रहे हैं। देखो इसमें कॉम्प्लिकेट होकर फंसना नहीं है, अगर आप सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि यही 2 बेस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, पढ़िए क्वेश्चन।
पढ़िएगा एक बार, देखिए, एज अ टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन योर स्टूडेंट्स, यानी एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में आप समस्या समाधान की जो क्षमताएं हैं बच्चों की, उनको कैसे बेहतर विकसित कर सकते हैं। समस्या समाधान बच्चों में आना चाहिए, लाइफ है, प्रॉब्लम्स आएंगी, हमेशा आएंगी, पढ़ाई से लेके लाइफ तक हर जगह पे। बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड उसके अंदर आए, वो एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो, इसके लिए टीचर क्या करे। पहला ऑप्शन है जनरेटिंग फियर अमंग गेस्ट योर स्टूडेंट्स, डर बिठा दो कि प्रॉब्लम है तो रोना पीटना मचा दो, परेशान हो जाओ, डर जाओ बिल्कुल, तो ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, डर नहीं बिठाना, है ना, कि अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर दो, हाय रे एग्जाम्स आ रहे हैं, डर गए। फिर है बी ऑप्शन, एनकरेजिंग अ फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अगर फिक्स्ड वे होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सिर्फ एक ही तरीका, अटल तरीका होगा, तो सिर्फ एक फिक्स्ड वे से दुनिया की सारी समस्याओं का हल नहीं निकल सकता। वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिक्स्ड नहीं होना, यहाँ पे डायनामिक होना जरूरी है। एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, हाँ, आप समस्या को टुकड़ों में बांट करके देख पाएं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उस हिसाब से फिर आप सॉल्यूशन निकालें। समझ में आती है बात। एम्फेसाइजिंग ऑन यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन, बच्चों को पैसिव हमें रखना ही नहीं है दुनिया के किसी कोने में, तो 69% आंसर्स आपके सही हैं। एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। एनालिसिस क्या होता है बेसिकली? एनालिसिस इज कि आप क्या कर रहे हैं, पार्ट्स में खोल के देख रहे हैं प्रॉब्लम को। अच्छा, फेल हुए तो क्यों हुए, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, अच्छा कौन से टॉपिक में मैं कमजोर हूं, ये एनालिसिस है ना। कोई प्रॉब्लम आई तो आपकी क्या गलती थी, क्या हो सकता था, क्या सिचुएशन है ओवरऑल, आप हिस्सों में विभाजित करके देख रहे हैं चीजों को या किसी भी एक प्रॉब्लम को, ये एनालिसिस है, टुकड़ों में तोड़ के देखना। आगे बढ़ेंगे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यहीं पे बच्चा एक्टिव है और ये सही तरीका भी है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम किस ऑप्शन के द्वारा होगा। अर्थपूर्ण मतलब जिसमें बच्चा एक्टिव हो, जो उसकी लाइफ से रिलेट कर सके, वो है अर्थपूर्ण अधिगम। पहला ऑप्शन क्या है हमारे सामने, पहला ऑप्शन है प्रमोटिंग डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में संदर्भ रहित। देखो, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड अधिगम नहीं हो सकता, हमेशा याद रखिएगा, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड नहीं, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होगा, है ना। एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग एट अ प्रॉब्लम, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि किसी भी समस्या पे सॉल्यूशन के लिए आप मल्टीपल वेज अपनाएं, फ्लेक्सिबिलिटी रखें। फिर आता है थर्ड ऑप्शन जो है एनकरेजिंग रोट लर्निंग, रटने पे फोकस नहीं कराना। रोट लर्निंग हुआ, डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन हुआ, पैसिव लर्निंग हुआ, इन सबसे हम बचते हैं, भागते हैं। ठीक है, फिर आता है डी ऑप्शन, कॉपिंग आंसर्स रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड। कॉपी करने से कौन सी समझ बढ़िया होगी इनकी, है ना, कि बस लिख लें हम फटाफट। लिखने से क्या होगा, जब तक जीवन से नहीं जुड़ी चीज, जब तक रियल लाइफ एग्जांपल से नहीं जुड़ी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित अगर आप बच्चे को करेंगे तो जो अधिगम है वो सार्थक होगा, वो मीनिंगफुल होगा, वो काम आएगा बच्चे के। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश व्हेन दे एट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर्स टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट अ टास्क, यानी अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। मतलब अगर आप सक्सेसफुल हुए हैं किसी एक काम में तो इंटरनल फैक्टर पे आपने जोर दिया है, चाहे वो अपने मोटिवेशन हो, चाहे वो आपका परसिस्टेंस यानी लगातार मेहनत करते रहना हो, है ना, समस्याओं से ना डरना हो। तो अगर बच्चे ये इमोशन फील कर रहे हैं, क्या इमोशन होगा, जब वो इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं किसी एक टास्क में सक्सेस के लिए, कि यानी अगर एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, बजाय कि ये कि इतने लोग हैं, ये है, वो है, फलाना है। तो क्या होगा, प्राइड की भावना आएगी, गर्व महसूस करेगा बच्चा। क्या होगा, गर्व महसूस करेगा, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स, किसी और पे दोषारोपण नहीं किया कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, ये होता तो ये हो जाता, पापा के पास बहुत सारे पैसे होते तो बिजनेस करा देते, फलाना हो जाता, है ना, नौकरी इसलिए लगी क्योंकि ये हो गया। वो इंटरनल फैक्टर्स खुद पे आरोपित करेगा कोई भी चीज को, चाहे वो सक्सेस है चाहे फेलियर, तो प्राइड वाली फीलिंग आएगी, एक गर्व की भावना आपके अंदर रहेगी। शेम, एंगर, एंजाइटी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स पे आपने डाली हैं चीजें, एक्सटर्नल पे डालेंगे तब नेगेटिव इमोशंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी एनकरेज्ड बिकॉज, यानी प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यानी जब प्राथमिक स्तर पे बच्चा है तो मल्टी सेंसरी अप्रोच क्या है, जहां पे मल्टीपल सेंसेस
हमारा जो 5 सेंसेस हैं वो सब इन्वॉल्व हों, बच्चे को देखने का भी मौका मिले, करने का भी मौका मिले, सुनने का भी मौका मिले, है ना, टच, टेस्ट, फील, ये सारी चीजें आ जाए। तो इस वे को, मल्टी सेंसरी अप्रोच को, जहां पे मल्टीपल सेंसेस बच्चे के यूज हो, फोकस क्यों करना चाहिए टीचर को, एनकरेज क्यों करना चाहिए ऐसी अप्रोच को जिसमें मल्टीपल सेंसेस बच्चे के इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, कोई एक्टिविटी भी कर रहे हैं, हर तरह से आपने बच्चे को इन्वॉल्व कर दिया। इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, यानी यह अधिगम को प्रभावशाली बनाती है। बिल्कुल, जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतनी बेहतर लर्निंग होगी, ये याद रखिएगा, है ना। फिर भी बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू एक्सक्लूड सर्टेन चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशन, यानी कुछ बच्चों को हटाने का, निकालने का मौका दे देती है ये चीज। मल्टी सेंसरी अप्रोच, बच्चों को एक्सक्लूड नहीं करना, सेग्रीगेट नहीं करना, इंक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने वाला ऑप्शन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। बच्चों को आपको हटाना नहीं है, सभी तरह के बच्चों को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना। सी ऑप्शन है, इट सेव्स लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ टीचर। देखो, टीचर का टाइम बचाने के लिए, टीचर पे बर्डन कम करने के लिए, है ना, टाइम पास के लिए, ये सारे काम पेडागोजी में अच्छे नहीं माने जाते, इनको पॉजिटिव नहीं माना जाता कि टीचर का टाइम बच जाएगा तो मतलब कहां दौड़ लगा के जाना है टीचर को, समय है, एक प्रॉपर गिवन टाइम है, सिलेबस खत्म करने के चक्कर में कुछ करना हो, ये सारी नेगेटिव बातें होती हैं, ठीक है। इट यील्ड्स टू डोसिलिटी अमॉन्ग चिल्ड्रन, तो ये भी गलत हो गया कि आज्ञा परायणता, बस उनको मान लेना है चीजों को, ऐसा भी गलत है। यहाँ पे सिंपल बात है, इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, अधिगम ज्यादा प्रभावशाली बनेगा यदि बच्चों के ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, तो वो भूलेंगे नहीं, चीजों को हमेशा अच्छे से समझ के रखेंगे, आगे बढ़ेंगे या लाइफ में यूज भी कर पाएंगे दूसरी सिचुएशंस में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी है, पढ़िएगा एक बार इसको कुछ सेकंड्स का समय लेकर के, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डेली 9:30 होती है, आज आपकी 9:45 थी क्लास। — 72% लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं आंसर। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, तो कहता है चिल्ड्रन ऑफन फॉर्म ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस। एक क्वेश्चन इस पे एटलीस्ट सीटेट में या और भी जगह आजकल आने लगा है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस या मिसकॉन्सेप्शंस या फिर नाइव कॉन्सेप्ट्स कह देते हैं इनको, कि बच्चों के ना कई सारे नाइव कॉन्सेप्ट्स विकसित हो जाते हैं। जैसे अभी कल परसों एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चे ने गंदा पानी देख करके कहा कि पानी का जो रंग है वो कलरलेस नहीं होता, पानी रंगहीन नहीं होता, पानी में रंग होता है, क्योंकि उसने कहीं कलरफुल पानी देख लिया था, या होली में मान लो होली वाला पानी देख लिया, गंदा पानी देख लिया। तो ये क्या है, एक नाइव कॉन्सेप्शन है, उसको प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं पता, मिसकंसेप्शन हो गया किसी वजह से। तो इन ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स को बच्चे कई बार क्रिएट कर लेते हैं या हो जाते हैं, वो बात ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है इस संदर्भ में, बताइएगा एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस फॉर्म्ड बाय स्टूडेंट शुड बी हाईली डिस्करेज्ड। भाई, बच्चा जो भी लेके आता है ना, उसको डिस्करेज नहीं किया जाता, उसको एनकरेज किया जाता है। मतलब ये उसका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, इनको रॉन्ग कॉन्सेप्शन कहने की वजह ऑल्टरनेटिव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा दूसरे ढंग से सोच रहा है, ठीक है। तो इसको डिस्करेज नहीं किया जाता, एनकरेज किया जाता है। बस ठीक करा देंगे आप बच्चे को सही तर्क दे करके, लेकिन ये नहीं है कि डिस्करेज कर देंगे कि बोले ही ना, वो अपने विचार कहे ही ना। फिर है बी ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस इज वेरी नेचुरल। हाँ, बिल्कुल नेचुरल सी बात है भाई, बच्चे 4 चीज देखेंगे, उनके दिमाग में 4 तरह के आइडियाज आएंगे, क्यूरियोसिटी होती है उनमें, वो मल्टीपल वेज में सोच सकते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आती है बात सी ऑप्शन, आवर टीचर शुड डेफिनेटली अटेंड टू दीज ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस एज दे आर सिग्निफिकेंट इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। हाँ, टीचर को ध्यान देना चाहिए इन चीजों पे। क्यों? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट होते हैं, पता लगेगा आपको कि बच्चे सोचते कैसे हैं और आपको ठीक कैसे कराना है। फिर है बात डी ऑप्शन में, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस आर नॉट ऑलवेज बेसलेस, rather these represent children's intuitive ideas about world around them। बात सही है कि ये जो भ्रांतियां हैं, ये जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं, ये कई बार बेसलेस नहीं होते, बच्चे कैसे सोचते हैं, उनकी दुनिया में इंट्यूटिव आइडियाज, उनको सहजता से कैसे आइडियाज आते हैं, ये भी बताते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन ही गलत है, बाकी तीनों बातें इस बारे में सही है। हमसे पूछा गलत था, इसलिए गलत ही सही है, जो कि ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, Dash view of learning explains that tangible incentives and rewards motivate students for learning। यानी निम्न में से अधिगम का
कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस कह लीजिए या मूर्त प्रलोभनों को, यानी टेंजिबल रिवॉर्ड्स के फर्स्ट आए तो पापा ने कहा फोन दिलाएंगे, क्या है? टेंजिबल रिवॉर्ड है ना, मतलब टेंजिबल इंसेंटिव्स या रिवॉर्ड्स मोटिवेट करते हैं बच्चों को। ये कौन सा व्यू ऑफ लर्निंग मानेगा, कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इस चीज को मानेगा? आपको पता है स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, कौन कहता है ये सब बातें? सिर्फ 49% लोग ही कह रहे हैं। ह्यूमनिस्टिक तो इस तरह की बात करते ही नहीं है, कॉग्निटिविस्ट दिमाग पे जोर डालने की बात करते हैं, सोशियो कल्चरलिस्ट इंटरेक्शन की बात करते हैं। एक ही समुदाय है जो इस तरह की बात करेगा, वो है बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, व्यवहारवाद जिसको हम कहते हैं, जिससे स्किनर, थॉर्नडाइक, पैवलव, हल, टॉलमैन और भी 70 तरह के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। तो बिहेवियरल जो एस्पेक्ट है वो कहता है कि एक स्टिमुलस है, एक रिस्पॉन्स है, पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात करता है, रीइंफोर्समेंट की बात करता है कि बाहरी चीजों से बच्चा मोटिवेट होगा। ऐसा कौन कह रहा है? बिहेवियरल एस्पेक्ट, स्किनर से लेकर के और थॉर्नडाइक तक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 11। यही लोग कंडीशनिंग की भी बात करते हैं। आंसर कीजिएगा, पढ़िएगा। एक बच्ची है मूर्ति, कक्षा 4 में पढ़ती है। इज एबल टू रीड ओनली एट द लेवल ऑफ अ ग्रेड 1, यानी सिर्फ क्लास 4th में है, बट जितना एक क्लास 1 का बच्चा पढ़ पाता है, ग्रेड 1 का बच्चा पढ़ पाएगा, उतना ही पढ़ पाती है वो 4th क्लास में होकर के भी, या फिर पढ़ पाता है क्योंकि ही है। तो ही ऑल्सो हैज डिफिकल्टी मैचिंग साउंड, साउंड मैच करने में दिक्कत होती है ना। सॉ या क्या हो सकता है, शो, है ना। साउंड मैच करने में भी दिक्कत होती है, स्पेलिंग वर्ड्स में भी दिक्कत होती है, लेटर्स को पढ़ने में भी दिक्कत होती है। दैट मीन्स कुल मिला के पढ़ने में समस्या है बच्चे को। पढ़ने की समस्या को डिस्लेक्सिया कहते हैं, सिंपल बात, नो बकवास, ठीक है। रीडिंग डिसऑर्डर क्या है? हमारा डिस्लेक्सिया है। तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी को था, याद आ रहा होगा आपको, है ना। अगर हम बात करते हैं डिस्प्रेक्सिया होता है, मान लो चलने फिरने में, बच्चे को बटन लगाने में, मोटर एक्टिविटीज में अगर दिक्कत है। डिस्कैल्कुलिया कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है ना। डिस्ग्राफिया है, लिखने में समस्या है, बट यहाँ पढ़ने की बात है तो डिस्लेक्सिया इज द राइट आंसर। बुमन ईरानी से लेकर के बहुत सारे लोगों को डिस्लेक्सिया कॉमन है अगर हम एक प्रॉब्लम की बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अ टीचर कैन आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन इन हर क्लास बाय। क्रिएटिव का मतलब दिशाओं में सोचना, डाइवर्जेंट तो सोच जाया करो जैसे ही क्रिएटिव दिखे, ओपननेस, ओपन एंडेड, है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मल्टीपल वेज ऑफ थॉट, नोवेलिटी, ओरिजिनलिटी, ये सारे वर्ड हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी से जुड़े हुए रहने चाहिए। तो कैसे हम एक क्रिएटिव बच्चे को पहचानेंगे क्लासरूम में? एज अ टीचर आपको क्रिएटिव को भी पहचानना है, आपको स्लो को भी पहचानना है, जरूरत है आपको, वैसे ही आप उसको पढ़ाएंगे। देयर एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, कन्वर्जेंटली क्रिएटिव बच्चा कभी नहीं सोचेगा, डाइवर्जेंटली सोचेगा। देयर पॉपुलैरिटी, अब पॉपुलर तो कोई भी हो सकता है, एक बच्चे को गाना गाना आता है तो वो भी पॉपुलर हो सकता है, तो क्रिएटिविटी से तो इसका कोई ताल्लुक खास नहीं है। कई बार क्रिएटिव बच्चा पॉपुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट डिपेंड्स, है ना। देयर इनोवेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग, हाँ ये बात पक्की है कि क्रिएटिविटी के 4 क्या है, एलिमेंट्स हैं, FFOE, है ना, FFOE, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। दैट मीन्स इनोवेटिव, कुछ नया, कुछ नोवल सोचने वाला व्यक्ति, ओरिजिनल सोचने वाला व्यक्ति क्या है, क्रिएटिव होगा, है ना। देयर इनोवेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग, उनकी मौलिक सोच के आधार पर उन्होंने कुछ नया सोचा होगा। कोई बच्चा है जो कोई प्रॉब्लम आप पूछते हैं वो एकदम नए से अलग से तर्क देगा या अलग से आइडियाज देगा, दैट मीन्स वो इनोवेटिव है, वो क्रिएटिव है, वो लीक से हट के सोचता है, लेटरल थिंकिंग है उसके अंदर, ठीक है जी। अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, तो देयर सिलेक्शन ऑफ सिंपल एंड रिकॉल बेस्ड टास्क, ऐसा नहीं है कि वो सिंपल और बस याद रखने वाले टास्क को ही चूज करेंगे, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि वो कैसे सोचेंगे, कुछ हटके सोचेंगे, इनोवेटिव सोचेंगे, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग 57% लोग ये आंसर सही दे पा रहे हैं, पढ़ाई बड़ाई नहीं कर रहे हो हैं। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देखो। What are the following behaviors primary characteristics of impulsivity, low attention span, fidgeting, inability to sit for long? यानी निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं? जैसे आवेगशीलता, तुरंत इंपल्सिव हो जाना, है ना, गुस्से में आ जाना, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, एक ही जगह पे जो है ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है ना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता, यानी टिक के बैठ ही नहीं पाता बच्चा, है ना, उसको आप 5 मिनट बिठाओ वो कुछ ना कुछ करना शुरू कर देगा। तो ये क्या है? ऑटिज्म है। देखो ऑटिस्टिक बच्चे का तो बेसिकली सोशली दिक्कत होती है, रिपीटेटिव होते हैं, ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होता है, बार बार सेम चीज रिपीट करते हैं, है ना, और इनकी सराउंडिंग में कुछ चेंजेस आ जाए तो ये परेशान हो जाते हैं। गिफ्टेडनेस तो आपको पता ही है कि भाई जिसका IQ ज्यादा है, जो क्यूरियस ज्यादा है, जो जल्दी से चीजों को समझ लेता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज द राइट आंसर, ADHD। बच्चे की अटेंशन में डेफिसिट है, अटेंशन टिक करके वो नहीं रख पाता, टिका करके नहीं रख पाता एक जगह पर, और हाइपर एक्टिविटी है, टिक के बैठ भी नहीं पाता, ना तो अटेंशन एक जगह टिकती है ना खुद, ठीक है। तो ये हुआ सी ऑप्शन।
क्रिएटिविटी का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपने आप में ये समस्या है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो आपको जन्म के कुछ सालों तक ही पता लग जाते हैं, 10-12 साल तक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज डज नॉट प्रमोट इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या? समावेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, सबको इंक्लूड करना इंक्लूजन है, समावेशी शिक्षा यही कहती है। 5 नंबर का टॉपिक है। डज नॉट प्रमोट, कौन सी एक स्ट्रेटजी इंक्लूजन को, समावेशन को प्रमोट नहीं करती? इंक्लूजन क्या? हर तरह के बच्चे को आप सेम स्कूल में पढ़ाइए, चाहे किसी को देखने में समस्या है तो ऐसा नहीं कि उसके लिए ब्लाइंड स्कूल भेजेंगे, उसको नॉर्मल रेगुलर स्कूल में पढ़ाइए, बस आपने मेथड में चेंजेस कर लीजिए, अपनी प्रणाली में चेंजेस कर लीजिए, क्योंकि सिस्टम बच्चे के लिए है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, ऐसा मानती है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें, कोई बच्चा जो तेज सीखता है, धीरे सीखता है, किसी को देखने में समस्या, किसी को सुनने में समस्या, किसी को चलने में समस्या है, ये सारी तरह की समस्याओं, या फिर गिफ्टेड बच्चा भी अगर है तो एक ही क्लासरूम में सिखाएंगे या एक ही स्कूल के नीचे, एक ही छत के नीचे, अंडर द सेम रूफ, इंक्लूसिव एजुकेशन में। ठीक, तो 53% लोग कह रहे हैं एबिलिटी ग्रुपिंग, यानी कौन सी एक बात इंक्लूजन को प्रमोट नहीं करती। इंक्लूजन को प्रमोट क्या नहीं करेगा? जो सेग्रीगेट करेगा बच्चे को, जो अलग थलग करेगा, है ना। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग तो सही है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी, हेट्रोजेनस ग्रुप बना रहे हैं, यानी अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हैं, एक दूसरे से बाकी लोग सीख सकते हैं। कोई बच्चा है जो बहुत जल्दी से सीख लेता है, दूसरा बच्चा है जो स्लो सीखेगा, तो वो उससे पढ़ के समझ के सीख जाएगा। ठीक, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है नीड के अनुसार बच्चे को सिखाना, या आप मेथड बच्चे की नीड के, उसकी एबिलिटी के अनुसार चूज करेंगे। एबिलिटी ग्रुपिंग, एबिलिटी ग्रुपिंग क्या है? योग्यता के आधार पे आपने समूहीकरण कर दिया, इसको हम अवॉइड करते हैं, और करना भी पड़े तो हम मिक्स्ड ग्रुपिंग करते हैं। तो एबिलिटी ग्रुपिंग जो है, इसका मतलब है कि आपने 70% या 90% लाने वाले बच्चों को अलग बिठा दिया, 35% वालों को अलग बिठा दिया। दैट मीन्स आपने अलग थलग कर दिया, बच्चों को सेग्रीगेट कर दिया, इंक्लूड नहीं किया। तो ये गड़बड़ है मामला, इसीलिए यही सही है उत्तर, करेक्ट, क्योंकि हमसे पूछा है इंक्लूजन को कौन सी चीज सपोर्ट नहीं करेगी। रीजनेबल करिकुलर एकोमोडेशन, हाँ ये बात सही है कि जो भी चेंजेस लाने हो करिकुलम में वो लाए जा सकें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड विद गिफ्टेडनेस, यानी इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गिफ्टेड बच्चे का? बताइए। गिफ्टेड बच्चा वो जो क्यूरियस है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, जल्दी से सीख लेता है चीजों को, है ना, एक बार में उसको चीजें समझ में आ जाती हैं, जल्दी से समझ में आ जाती हैं। कुल मिला के बात ये है, फटाफट से बताइएगा। मेमोरी जिसकी अच्छी है, जिसकी रीजनिंग अच्छी है, जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, बेसिकली कॉग्निटिव स्किल्स इनकी अच्छी होती हैं। सी ऑप्शन कह रहे हैं 76% लोग। लेट्स सी। देखिए एक बार, अगर हम बात करें कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक गिफ्टेड बच्चे का नहीं है, आज मैं कंपैरेटिवली स्लो इसलिए भी चल रही हूँ क्योंकि बड़े क्वेश्चंस हैं, और फिर जब मैं स्पीड में होती हूँ तो कई लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक गिफ्टेड बच्चे का नहीं है, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, बिल्कुल सही बात है। रेंजोली ने कहा है गिफ्टेडनेस के 3 लक्षण हैं। रेंजोली ने 3 रिंग मॉडल दिया था गिफ्टेडनेस के लिए, है ना। इनका 3 रिंग मॉडल है, याद रखिएगा, 3 रिंग मॉडल। रिंग समझते हो ना, रिंग पहनने वाली रिंग, ठीक है, या ओलंपिक्स में जो आप देखते हैं। 3 रिंग मॉडल है, क्या है इसमें? ACC से याद रखिएगा, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। ठीक है, मतलब गिफ्टेड बच्चा वो है जिसमें क्षमता ज्यादा है, बाकी समकक्षों के मुकाबले क्षमता ज्यादा है किसी चीज को सीखने की, करने की, समझने की, जो क्रिएटिव ज्यादा है, जो नए तरीकों से सोच लेता है चीजों को, और जिसमें कमिटमेंट बहुत ज्यादा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब बिना करे, बिना कंप्लीट किए या बिना किसी चीज पे सक्सेसफुल हुए वो आसानी से चीजों को छोड़ नहीं देता बीच में। तो हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट। ठीक है, हाई एबिलिटी चीजों को करने की क्षमता, हाई क्रिएटिविटी कुछ नया सोचने की क्षमता ज्यादा है, और हाई कमिटमेंट यानी आसानी से गिव अप नहीं करते। ठीक है, ये तीनों क्षमताएं पाई जाएंगी गिफ्टेड बच्चे में, एज पर रेंजोली, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये मॉडल दिया है, यानी उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मकता और उच्च कमिटमेंट को जो भी कहते होंगे, दृढ़ निश्चयता और समथिंग। ठीक, तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कमिटमेंट तो होती है, नॉट पूछा है हमसे, तो प्रेफर्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन टास्क, हाँ वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं क्योंकि कई बार इनकी स्पीड बाकी बच्चों से ज्यादा होती है। फिर है सी ऑप्शन, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मल्टीपल ऑप्शंस व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स, हाँ डिफरेंट वेज में सोच पाएंगे, ये बात भी सही है। क्रिएटिविटी हाई है, देखो यहाँ पे कमिटमेंट हाई है ना, क्लियर है बात। अगर हम बात करें यहाँ पे एबिलिटी हाई है कि क्षमता है उनमें,
ईगरनेस टू रिपीट द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स, ये बोर हो जाते हैं यदि सेम चीज रिपीट होने लग जाए बार बार, या फिर अगर इजी हो जाए टास्क क्लासरूम में तो ये बोर हो जाते हैं, इसलिए इनके लिए कई बार एनरिच्ड करिकुलम का प्रयोग करना पड़ता है, या थोड़े से डिफिकल्टी या चैलेंजिंग टास्क भी इनको देने होते हैं, क्योंकि इनकी मेंटल क्षमता ज्यादा है, मेंटल एबिलिटी ज्यादा है, तो ये बोर जल्दी से हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेम टास्क को रिपीट करने में बहुत मजे आते हैं इनको चैलेंजिंग टास्क चाहिए और अलग अलग टास्क चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, आ टीचर शुड एम्प्लॉय क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज विच फोकस ऑन, यानी एक अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल पर किस प्रकार बल देना चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पर कैसे बल देना चाहिए बताइएगा एक बार। कंट्रोलिंग द क्लास थ्रू रिजिड रूल्स, यानी रिजिड रूल्स के थ्रू कंट्रोल करेंगे। देखो रूल्स या कुछ भी है ना पढ़ाई में, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चाहे करिकुलम है चाहे रूल्स है, रिजिड से नहीं चलेगा काम, है ना। अगर हम बात करेंगे, मतलब सोच भी आज के टाइम पे तो रिजिड नहीं चाहिए ना, फ्लेक्सिबल चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो एक्सपेक्टिंग सेम बिहेवियर फ्रॉम ऑल चिल्ड्रन, ये बिल्कुल ही खतरनाक बात है कि आप सेम व्यवहार, समान व्यवहार सभी बच्चों से एक्सपेक्ट करें, कि एक बच्चा जो कहते काम कर लेता है तो सारे ही कर लेंगे, है ना। मेकिंग स्टूडेंट्स अबाइड टू ऑल रूल्स विदाउट क्वेश्चनिंग, ऐसा भी नहीं है कि आप हिटलर शाही चलाएंगे या आप क्या बन जाएंगे, तानाशाह बन जाएंगे। डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट रखना है आपको क्लासरूम में, है ना। दैट मीन्स आपको क्या करना है, आज्ञा का पालन डंडे के बस पे नहीं कराना है ना। अब मेरा मन कर रहा है एक कंट्री का नाम लेने का, बट मैं लूंगी नहीं। बेसिकली इंडिया बनना है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री बनना है, आपको तानाशाही पे नहीं जाना। फिर है, आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन, गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना। ये बात बिल्कुल सही है कि एम्पल अपॉर्चुनिटीज बच्चे को सेल्फ रिफ्लेक्शन के मिलने चाहिए, कि वो जो भी काम उसने किया है वो उस पर सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सके कि सही किया है, कितना सही किया है, आगे कैसे ठीक कर सकता है, ये सारी चीजों का मौका उसको मिलना चाहिए। फिर बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, यानी कि कौन सा एक तरीका सबसे प्रभावशाली है अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को एनकरेज करने की। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट्स का विकास, संप्रत्यों का विकास, धारणाओं का विकास, अवधारणाओं का विकास, यानी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए बच्चे के दिमाग में। मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट आपका। तो अगर हम बात करें भाग्यश्री, ये बताइए कि एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए क्या करें, यानी संप्रत्यात्मक समझ को बढ़ावा देने के लिए क्या करें। पहला ऑप्शन है कीप पनिशिंग, भाई आप कौन होते हैं दंड देने वाले, आरटीई भी नहीं आजकल अलाउ कर रहा है दंड के लिए। फिर है बी ऑप्शन, गेटिंग चिल्ड्रन टू फॉरगेट ओल्ड कॉन्सेप्ट्स एंड लर्न न्यू वंस, रट्टे के थ्रू पुराना भुलवा दो, नया फीड कर दो। रोबोट थोड़ी यार, बच्चा है, पुराने से नए को कनेक्ट करते हैं, प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को। गिव अ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स, हाँ जहां बात वैरायटी की आ जाए समझ जाओ बहुत ही अच्छी सी बात हो रही है। वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स देने, अलग अलग उनको उदाहरण देने, और नॉन एग्जांपल्स भी। नॉन एग्जांपल्स क्या है, जो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी से समझा सकें। कि अगर मैं ये बता रही हूँ कि ये पेन का एग्जांपल है, कि ये सारे जो हैं ये पेन का एग्जांपल है, ये एक बॉल पेन होता है, ये जेल पेन होता है, ये मार्कर पेन है, ये है वो है, तो एक एग्जांपल मैंने क्या दिया, एक एग्जांपल मैंने दे दिया, कोई और कुछ और उठा लिया, अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ रखा नहीं है, बट मैंने माउस का दे दिया कि ये पेन नहीं है ना, दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पेन, तो ये नॉन एग्जाम्पल हो गया। बट इससे क्या हुआ, मेरे पेन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिवॉर्डिंग स्टूडेंट्स ईच टाइम दे मेक अ कॉन्सेप्चुअल चेंज। देखो हर बार अगर आप रिवॉर्ड ही देते रहोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, सिर्फ रिवॉर्ड के लिए काम करेगा, सीखने के लिए काम नहीं करेगा, है ना। अगर हम सिर्फ रिवॉर्ड पे चलेंगे तो जब जिस दिन हमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, या एक टाइम ऐसा आएगा जब रिवॉर्ड भी हमें मोटिवेट नहीं करेगा, है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स दीजिए, अलग अलग उदाहरण दीजिए और गैर उदाहरण दीजिए, जिससे बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो सके। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स, यानी प्रभावशाली शिक्षण में क्या इंक्लूडेड होगा, पढ़िए एक बार, जवाब दीजिए। फटाफट बताइए। देखिएगा, इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स टेकिंग केयर ऑफ इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी एक प्रभावशाली शिक्षण या अच्छा शिक्षण जो है उसमें क्या इंक्लूड होगा, इमोशनल नीड्स का ध्यान रखा जाए बच्चे का। हाँ, क्योंकि बच्चे में इमोशंस भी तो है ना, हम सिर्फ रोबोट्स थोड़ी हैं कि जिसमें सिर्फ दिमाग है, हमारे अंदर फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, तो चारों चीजें हैं, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना। मन अच्छा नहीं होगा तो दिमाग भी अच्छा काम नहीं करेगा, है ना। शरीर अच्छा नहीं होगा तो सोशली भी अच्छा फील नहीं करेंगे। ठीक, तो इमोशनल नीड्स का भी ध्यान रखना है हमें बच्चे की।
अडेप्टिंग करिकुलम एंड असेसमेंट्स टू द स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है, जो करिकुलम है वो हमारा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आवश्यकता अनुकूल होना चाहिए, नीड के अनुसार हम चेंजेस ला पाए करिकुलम में या आकलन के तरीके में। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग फॉर पीयर इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, ग्रुपिंग कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल, चेंजेस लाए जा सकें ग्रुप्स में, जब नीड हो, जैसा इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से टास्क बेस्ड हम कर सकें। एम्प्लॉइंग रिजिड, रिजिड तो जहां वर्ड आ गया मामला खराब है। एम्प्लॉइंग रिजिड क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, ऐसा नहीं है, ठीक। 1, 2 और 3, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी खराब है ना, गलत है, तो तीनों सही हैं बाकी के ऊपर के, तो आप लोग आंसर दे भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, पढ़िएगा एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, कई क्वेश्चंस हैं जो सोचने में मजबूर करेंगे ही। रेखा प्रोवाइडेड अ मैप ऑफ इंडिया विद लैंडफॉर्म्स एंड रिवर्स टू हर स्टूडेंट्स एंड एनकरेज्ड देम टू मेक इनिशिएटिव गैसेस, इंट्यूटिव गैस होगा ये, कि जो सहजता से आपके मन में सबसे पहले गैस आता है ना, इंट्यूटिव गैस बोलते हैं उसको। अबाउट द लोकेशन ऑफ मेजर सिटीज इन इट, हर अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग इज, यानी कि रेखा जो है एक शिक्षिका है, उन्होंने मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का एक मैप दिया बच्चों को जिसमें लैंडफॉर्म्स हैं और रिवर्स हैं, और बच्चों को कहा, एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि जो भी इंट्यूटिव गैस लगाओ कि दिल्ली कहाँ हो सकता है या ये वाली रिवर कहाँ हो सकती है, तो वो सहजता से गैस करेंगे, जो भी उनके जिस भी आधार पर उनके पास नॉलेज है, जो भी है उसका इस्तेमाल करके वो गैस करेंगे। क्या हुआ, मतलब बच्चा एक्टिव है, दैट मीन्स ये कौन सा तरीका है, रोट तो नहीं है, रट्टा कहाँ है, यहाँ पे तो रटने का कुछ बताया ही नहीं है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऐसा भी नहीं है कि बस बता दिया हो कि ये रिवर है, यहाँ यहाँ होती है। एक्सपोजिटरी टीचिंग भी होता है, भर दिया आपने दिमाग में। ये है डिस्कवरी लर्निंग, बच्चों को आप मौका दे रहे हैं खोज का, अन्वेषण का, उनको खुद से डिस्कवर करने का, सर्च करने का, तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे तो गलती करेंगे, सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट एंड इट्स सब कॉन्सेप्ट्स इन अ हायरार्किकल एंड इंटरकनेक्टेड मैनर इज कॉल्ड, किसी संप्रत्यय तथा उसके उप संप्रत्ययों की अभिक्रम तथा अंतर संबंधित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है। मतलब क्या हुआ इस चीज का कि आपने कोई कॉन्सेप्ट बताया, मान लीजिए प्याजे का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, और उसके सब कॉन्सेप्ट बताए कि उसके अंदर क्या होती है, 4 एलिमेंट्स हैं ऐसे जो सब एलिमेंट्स हैं, है ना, MESE जैसे मैं बताती हूँ कई बार, तो प्याजे से जोड़ के क्या बता दिया, ये 4 और कॉन्सेप्ट बता दिए, फिर स्टेजेस बता दी, फिर स्कीमा बता दिया क्या है, फिर इक्विलिब्रेशन क्या है, इसके अंदर क्या है, मतलब क्या हुआ, फ्लो चार्ट या जिस भी तरह से बेसिकली याद रखा जा सके वो तरीके, वो फंडे बता दिए हायरार्किकल मैनर में कि यहां से ये निकला, यहां से ये निकला, ब्रांचेस में समझा दिया, ठीक। निमोनिक कहेंगे, निमोनिक होता है छोटा रूप, जैसे मैंने आपको प्याजे की 4 स्टेजेस का एक निमोनिक बताया हुआ है, SPCF, दिस इज द निमोनिक, ठीक। तो निमोनिक तो छोटा रूप होता है, यहां बात हो रही है कि हायरार्किकल कॉन्सेप्ट्स को, सब कॉन्सेप्ट्स को एक ग्राफिक में दर्शाना है। ह्यूरिस्टिक्स एक सर्टेन फंडे होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, इसका जो सही उत्तर है वो है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। एल्गोरिथम्स भी आपके सेट पैटर्न होते हैं जिनका आप यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बात है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर इज द राइट आंसर, जो सिर्फ 19% लोग दे रहे हैं। देखो समझो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फिर से समझते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है प्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट एंड इट्स सब कॉन्सेप्ट्स, यानी किसी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करना और उससे जुड़े हुए सब कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट करना एक हायरार्किकल एंड इंटरकनेक्टेड मैनर में, कि एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है, तीसरी चीज से चौथी चीज जुड़ी हुई है, तो एक हायरार्किकल मैनर है, सबसे टॉप जो मेन टॉपिक है उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, कोई चार्ट, फ्लो चार्ट, इंडेक्स, किसी का भी यूज करके इस चीज को, एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा रहा है, किसके थ्रू, ग्राफिक के थ्रू, तो इसलिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर कहते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में मेंटल मैप्स या कॉन्सेप्ट मैप्स, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, ये सब कह देते हैं। तो ये चीज हमने पढ़ी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज की और आप घबरा गए, है ना। तो मतलब ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स क्या है कि ग्राफिक्स के थ्रू जिसको ऑर्गेनाइज करें, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, ग्राफिक क्या है, जो विजुअल हो कुछ भी, है ना। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स यानी विजुअली हम किसी भी चीज को अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर उसको कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने प्याजे लिख दिया या हमने कुछ और भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई सारी चीजों को हमने ग्राफिकली ऑर्गेनाइज कर दिया। इसको नॉलेज मैप्स भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैप भी कह सकते हैं, कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजर भी कह सकते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट डायग्राम्स भी कह सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया है। अब आप इसको नॉलेज मैप बोलिए, कॉन्सेप्ट मैप बोलिए, माइंड मैप बोलिए, कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजर बोलिए, एडवांस ऑर्गेनाइजर बोलिए, कॉन्सेप्ट डायग्राम्स बोलिए या फिर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बोलिए, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं एक बार।
क्वेश्चन नंबर है 21, देखिएगा एक बार। Several educational reports are revealing that students are underperforming than the expected learning levels. The first unit of analysis to understand this gap should be, यानी कई सारी जो रिसर्चेस हैं, जो एजुकेशनल रिपोर्ट्स हैं, हर साल आती है ना अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स, ठीक। एक कौन सी रिपोर्ट है वो जो काफी फेमस भी है, ए से होती है आई थिंक, बेसिकली हमारी स्थिति उसमें खराब ही रहती है, याद आ रही हो तो बताना एक बार। अगर हम बात करें तो कई सारी एजुकेशनल रिपोर्ट्स में ये रिवील हुआ है कि बच्चे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेक्टेड लेवल से, यानी थर्ड क्लास में जितना बच्चों को आना चाहिए उसको आता नहीं है। 6th क्लास में पहुंच गए, 10th क्लास में पहुंच गए, आता नहीं है 5th 6th क्लास का भी, तो गड़बड़ है ना। इस चीज के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सबसे पहले किस गैप को समझने की जरूरत है या किस गैप पे एनालिसिस होना चाहिए, बताओ एक बार, फटाफट से बताओ। एनेक्डोटल नहीं है यार, कल बताऊंगी। एक भी व्यक्ति सही उत्तर नहीं दे रहा। ए सर की रिपोर्ट, राइट राइट राइट, ए सर राइट, रुचि बिल्कुल सही बात है ना। हमारी स्थिति खराब रहती है ए सर की रिपोर्ट में। अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिस्टम को एनालाइज करना चाहिए कि कहीं हमारे सिस्टम में तो गड़बड़ नहीं है, जहां सिर्फ पास और फेल पे हम फोकस कर रहे हैं, लर्निंग पे फोकस हो ही नहीं पा रहा। तो सबसे पहले सिस्टम को एनालाइज करेंगे, बाद में बच्चा कम्युनिटी पीयर आएगा कि सिस्टम में गड़बड़ तो नहीं है, सिस्टम के को पहले एनालाइज किया जाएगा यदि ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, सिस्टम में है, बच्चे में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, चिल्ड्रंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न इज इंक्रीज्ड व्हेन, यानी बच्चे की आंतरिक अभिप्रेरणा सीखने को लेकर के कब बढ़ेगी। इंट्रिंसिक मतलब सीखने का रीजन अंदर है, आप सीखना चाहते हैं इसलिए कोई काम कर रहे हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं, ना कि नंबर मिलेंगे इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रंस इंट्रिंसिक या आंतरिक अभिप्रेरणा या इंटरनल मोटिवेशन को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो 53% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं, लर्निंग इज सेंटर्ड अराउंड रिवॉर्ड्स। देखो रिवॉर्ड एक्सटर्नल चीजें, अगर इंटरनल मोटिवेशन बढ़वानी है तो रीजन भी इंटरनल होगा, बाहर नहीं होगा। रीजन की पनिशमेंट और रिवॉर्ड तो बाहरी रीजन है, एक्सटर्नल मोटिवेशन से जुड़े हुए हैं। लर्निंग स्ट्रेटजीज फोकस ऑन मियर मेमोराइजेशन, अगेन रटने से किसी को भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आती। देयर लर्निंग एनवायरनमेंट फोस्टर्स देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एजेंसी, ये बात सही है, बच्चा क्या है, एक्टिव है, यहाँ पे कोई भी रीजन बाहर नहीं है कि बाहर ऐसा होगा कुछ मिलेगा इसलिए कुछ कर रहे हैं। द टीचर्स एनकरेज ओबीडियंस एंड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स ऑफ असेसमेंट, ये बात भी गड़बड़ है कि टीचर जो है सिर्फ आज्ञा पालन को कहें और चुपचाप से कहें कि मान लो जो बताया जा रहा है उसी को। इंटरनल मोटिवेशन कब बढ़ेगी, जब बच्चे का एनवायरनमेंट ऐसा हो जहां उसका जो बिलोंगिंग है उसको वहां पे बिलोंग्ड फील हो, उसको वहां एक्सेप्टेड फील हो, उसे वहां मजा आए कुछ करने में, ठीक। तो वो अंदर से ही अभिप्रेरित होगा कुछ ना कुछ करने के लिए। भाई किसी ना किसी चीज में तो मजा सबको आता है ना, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा एक बार, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। विच इमोशन वुड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम को कौन सा एक इमोशन, कौन सा एक संवेग बढ़ावा देगा, अर्थपूर्ण अधिगम जिसको जीवन से जोड़ा जा सके, जिसको आसानी से समझा जा सके बिना रटे। लाइक शेयर नहीं कर रहे हो आज आप लोग, अगर याद ना रहे ना मुझे तो भूल ही जाते हो हैं। देखो एक बार फटाफट से चलते हैं आगे। %91 लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन, बिल्कुल आसान है, ये तो इजी हो गया ना। अभी अगर नेगेटिव इमोशन को हटा देंगे, शेम से किसकी मीनिंगफुल लर्निंग हुई, रटेगा बेचारा, डर से कोई मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर सकता, होपलेसनेस से नहीं होगा, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा यदि है तो आप उसके 70 रीजन ढूंढ लेंगे कि ये चीज ऐसे है तो क्यों है, और क्यों है तो क्यों है, ठीक है, क्यों है तो क्यों है, कोई सेंस है इस बात की। देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है, पढ़िएगा ध्यान से। स्टेटमेंट है आपके सामने और इसका दिया हुआ है रीजन, पढ़िए एक बार, पढ़िए, पढ़ के समझिए और फिर समझाइए। हाँ बड़ा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं 43% लोग, देखिए फटाफट से। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो टीचर्स मस्ट एनकरेज चिल्ड्रन टू शेयर द नाइव और इंट्यूटिव थियरीज, जो बच्चों के मन में थियरीज आ रही है या नाइव कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वो शेयर करें, बिल्कुल सही बात है। ऑल चिल्ड्रन स्टार्ट ऑफ विद प्री कॉन्सेप्शंस ऑफ रियलिटी एंड दीज कॉन्सेप्शंस इन्फ्लुएंस देयर अंडरस्टैंडिंग इन स्कूल्स, यानी हर बच्चे में अपने कुछ एक कॉन्सेप्शंस होते हैं, उसके अपने कुछ संप्रत्य बनते हैं जो वो दुनिया में आकर के बनाता है देख करके चीजों को। बात तो ठीक है, इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ रीजन तो वो लगाएगा ही, दोनों ही बातें सही है, इसमें दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 76% लोग आप लोग दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आज के लिए आखिरी सवाल। व्हाट टास्क शुड बी फोकस्ड अपॉन इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी किन टास्क को
किन टास्क पर फोकस किया जाना चाहिए सामाजिक रचनावादी क्लासरूम में। सामाजिक रचनावादी यानी बच्चे जहां एक्टिविटी कर रहे हो, ग्रुप्स में सीख रहे हो, एक दूसरे के साथ सीख रहे हो, गाइडेंस मिल रही हो, कोऑपरेट कर रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो, है ना। तो पहला ऑप्शन है टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी ऐसे टास्क जो चैलेंजिंग हो और जिनमें आलोचनात्मक चिंतन लगे, जिनमें बच्चे का रीजनिंग स्किल्स से लेकर के सारी स्किल्स लगे, जो भी मेंटल स्किल्स हैं या कॉग्निटिव स्किल्स हैं। टास्क दैट आर रेपिटेटिव एंड मैकेनिकल, इसमें तो रट्टेबाजी होगी, कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, रोट मेमोराइजेशन हो जाएगी। रिकॉल बेस्ड लर्निंग अगेन रोट मेमोरी है, पैसिव लर्निंग है। टास्क दैट डू नॉट परमिट क्वेश्चनिंग बाय द चिल्ड्रन, अगर बच्चा क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा तो रियल लर्निंग कहां से होगी, है ना। तो टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग, जो टास्क चैलेंजिंग होंगे उनके लिए उसको क्यूरियस भी रहना पड़ेगा, उनके लिए उसको 70 जगह से क्वेश्चंस के आंसर भी ढूंढने पड़ेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग करेगा तो 1000 बार सोचना पड़ेगा, फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेगा चीजों को, क्रिटिकली देखेगा, बेसिकली जस्ट मान नहीं लेगा सही और गलत को। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किया जी, आप बताएंगे कॉमेंट करके। इसके अलावा डीट प्लस बी और सीटेट के बैच एक बार आप देख लेना, जिन लोग इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकते हैं करियर विल ऐप डाउनलोड करके। इसके अलावा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे लेट्स लर्न स्क्वाड, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर अभी तक ना किया हो तो आप करके ही जाइएगा। आउट ऑफ 25 आज कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, और कल हो सकता है कोई सेशन हो सकता है ना भी हो, ये वाला तो सेशन नहीं होगा, ये मंडे टू फ्राइडे रखेंगे प्रैक्टिस, तो ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे आपका रात को 9:30 बजे 9:30 PM, ठीक है बात। संडे वार तो होगी ही होगी, कल हो सकता है सेशन हो भी ना भी हो, डिफरेंट तरीके का हो सकता है। तो रिवीजन कीजिएगा अपना, ऑल द बेस्ट। 98% लोगों को अच्छा लग रहा है, ये कहाँ से आते हैं 2% लोग हैं, कौन सी दुनिया में बनते हैं, कौन सी फैक्ट्री है इनकी। चलिए बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय। आज पेडागॉजी स्पेशल में नहीं हुई थी क्लास, सीटेट वाले बैच में हुई थी। हाँ बहुत बढ़िया, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा आपके जो भी विचार हों। कल मिलेंगे, कल मिल भी सकते हैं, नहीं भी, ये वाला सेशन नहीं होगा, बट कल संडे तो मिलेंगे, संडे वार्ता में। बाय बाय, है ना, टेक केयर, गुड नाइट।